हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो हम जीआईटी इन्फेक्शंस पढ़ रहे थे और आज हमारा लेक्चर है कोलेरा के ऊपर। कोलेरा आपको पता होगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है। मेनली डायरिया होता है, लाइफ थ्रेटनिंग डायरिया होता है। इसके वजह से पास्ट में बहुत सारे पैंडमिक्स हुए थे, 7 पैंडमिक्स दिखे थे और बहुत सारे एपिडेमिक्स हुए थे, बहुत सारे स्पोरेडिक डिजीज़। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक नोटिफाइबल डिजीज़ है। तो कोलेरा जो ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं वो है विब्रियो। अब विब्रियो जीनस है, इसके 2 टाइप्स है मेनली बेस्ड ऑन सॉल्ट रिक्वायरमेंट्स। पहला है नॉन हेलोफिलिक और हेलोफिलिक। जो नॉन हेलोफिलिक विब्रियो है वो सॉल्ट में ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है। इट कांट ग्रो इन हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशंस। इट कैन ग्रो विदाउट सॉल्ट और 1% सॉल्ट इज ऑप्टिमम फॉर इट्स ग्रोथ। और नॉन हेलोफिलिक विब्रियो का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है विब्रियो कोलेरी, जो कि कोलेरा कॉज करता है, ठीक है। और हेलोफिलिक विब्रियो, इसको ग्रो करने के लिए हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन चाहिए, मतलब 7 to 10% सॉल्ट कंसेंट्रेशन चाहिए होता है। एग्जांपल है विब्रियो पैराहिमोलाइटिकस, एल्जिनोलाइटिकस और वल्निफिकस, ठीक है। अब जो विब्रियो कोलेरा है उसका भी एक क्लासिफिकेशन है जिसे हम बोलते हैं गार्डनर एंड वेंकटरमन क्लासिफिकेशन। तो विब्रियो 2 टाइप के, विब्रियो कोलेरा और अदर विब्रियो। अब जो कोलेरा है उसको हम डिवाइड करते हैं अराउंड 200 सीरो ग्रुप्स में बेस्ड ऑन ए एंटीजन, मतलब ओ एंटीजन, सॉरी, ओ इज सोमेटिक एंटीजन। तो ये O1, O2, O3 ऐसे O200 तक जाता है, ठीक है। तो जो मेन इम्पोर्टेंट है हमारा O1 और O139। बाकी नॉन O1 और 139 एक अलग कैटेगरी है, मतलब 2 से 200 तक जो भी है, ठीक है। और एक पहले एक कैटेगरी था NAG, क्योंकि जो सबसे पहला ग्रुप हमारा आया था वो था O1। जो O1 था वो O1 एंटीसेरा से एक्लिनेटेड हो जाता था, ठीक है। अब जो भी विब्रियो एक्लिनेटेड नहीं होता था उसे हम बोलते थे नॉन एक्लूटिनेबल विब्रियो, तो NAG विब्रियो। ये अभी टर्म यूज़ नहीं होता है क्योंकि अब O1 से 200 तक बहुत कुछ आ गया है, ठीक है। अब जो O1 सीरो ग्रुप है उसका 2 बायोटाइप्स है। बायोटाइप्स मतलब कि ये दोनों अलग अलग केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। उसकी वजह से O1 2 टाइप का होता है, एक क्लासिकल और एक E1 टॉड। जो हमारा क्लासिकल है उसकी वजह से पहले जो 6 पैंडमिक्स थे वो हुआ था, और E1 टॉड की वजह से 7th पैंडमिक हुआ था। मेन डिफरेंस क्या है, जो वो क्लासिकल O1 है वो पॉलीमिक्सिन बी और बैक्टीरियोफेजेस के लिए सक्सेप्टेबल है, और जो E1 टॉड है वो रेजिस्टेंट है। ये मेन डिफरेंस है। और O1 जो सीरो ग्रुप है उसको हम 3 सीरोटाइप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन माइनर डिफरेंसेस ऑन O एंटीजन। क्या क्या 3 सीरोटाइप्स है? ओगावा, इनाबा और हिकोजिमा, ठीक है। अब ये क्लासिकल और E1 में डिफरेंस का एक टेबल है, आप देख सकते हैं। जो क्लासिकल है, मेन पॉइंट है पॉलीमिक्सिन बी, ये सक्सेप्टेबल है, ये रेजिस्टेंट है। और ग्रुप 4 फाज में ये सक्सेप्टेबल है, ये रेजिस्टेंट है। पर जो E1 और फाज 5 सक्सेप्टिबिलिटी है वो इसमें रेजिस्टेंट है और ये सक्सेप्टेबल है, ठीक है। बाकी ये VR नेगेटिव, ये VR पॉजिटिव, इसमें CTX1 जीन, इसमें CTX2 जीन, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है। अब हम आते हैं विब्रियो कोलेरा का पैथोजेनेसिस। पहली बात, इसका जो पैथोजेनेसिस है वो टॉक्सिन मीडिएटर होता है। कौन सा टॉक्सिन? कोलेरा टॉक्सिन, जो O1 और O139 दोनों ही प्रोड्यूस करते हैं कोलेरा टॉक्सिन, ठीक है। ट्रांसमिशन कैसे होता है? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये हाईली एसिड लेबाइल है, मतलब गैस्ट्रिक रीजन में जो एसिड है उसमें ये डिग्रेड कर जाता है ऑर्गेनिज्म। तो इसकी वजह से इसका इन्फेक्टिव डोज बहुत हाई है। कितना है? 10⁸ बेसिलाई। और जिन जिन कंडीशन में गैस्ट्रिक एसिडिटी डिक्रीज होता है उन कंडीशन में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि एसिडिटी कम हो रहा है। कोई पेशेंट अगर क्रॉनिक एंटासिड यूज़र है उसको हो सकता है, ठीक है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद म्यूकस लेयर को पेनिट्रेट करके एपिथेलियल सेल्स में पहुंचता है। अब म्यूकस लेयर को कैसे पेनिट्रेट करता है? एक तो इसका हाई एक्टिव मोटिलिटी है, हमको पता है विब्रियो एक मोटाइल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो एक्टिव मोटिलिटी, उसके बाद ये एंजाइम जैसे म्यूसिनेज और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से म्यूसिन को
ये डिग्रेड कर देता है और एपिथेलियल सेल में जाके इन्फेक्शन करता है। और हीम एग्लूटिनिन प्रोटीज भी रिलीज करता है, जो कि कोलेरालेक्टिन भी बोलते हैं हम इसको। ये म्यूकस को डिग्रेड करता है, ठीक है। अब होता है एडिशन एंड कॉलोनाइजेशन, मतलब म्यूकस लेयर को ब्रीच किया, उसके बाद आए एपिथेलियल सेल्स में, वहाँ पे ये एडेशन होगा। एडेशन कैसे होगा? बाय टाइप 4 फिमरी, जिसे हम बोलते हैं टॉक्सिन को रेगुलेटेड पाइलस, TCP। इसके हेल्प से वो इंटेस्टिनल एपिथेलियम में एडियर होता है और वहाँ पे कोलोनाइज करता है। कोलोनाइज करने के बाद वो रिलीज करता है कोलेरा टॉक्सिन। दिस टॉक्सिन इज कोडेड बाय CTX जीन, ठीक है। ये टॉक्सिन कैसा है? हीट लेबाइल टॉक्सिन है, लाइक इकोलाई। इकोलाई में हमने देखा था एक हीट लेबाइल टॉक्सिन होता है। इसका फंक्शनिंग कैसे होता है? इस टॉक्सिन में 2 फ्रेगमेंट्स हैं, B और A। जो B फ्रेगमेंट है उसका फंक्शन है सिर्फ बाइंडिंग। तो एपिथेलियम में एक बाइंडिंग होता है GM1 गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर। ये रिसेप्टर इंटेस्टिनल एपिथेलियम में प्रेजेंट है। इस पे B सब यूनिट जाके बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद जो A सब यूनिट है उसको इंटरनलाइज कर देता है, ठीक है। A सब यूनिट अंदर जाके G प्रोटीन रिसेप्टर के थ्रू एडिनाइलिल साइक्लिस को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से साइक्लिक एमपी का लेवल बढ़ता है। अब साइक्लिक एमपी कराएगा, एक तो जो सोडियम एब्जॉर्प्शन है उसको इनहिबिट करेगा और क्लोराइड सिक्रेशन को एक्टिवेट करेगा। मतलब सोडियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और क्लोराइड सिक्रेट होगा। तो सपोज ये एपिथेलियम है, ठीक है, और ये बीच में लूमेन है। यहाँ से लूमेन से सोडियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो यहाँ सोडियम बढ़ेगा और लूमेन में क्लोराइड सिक्रेशन बढ़ेगा, तो Cl भी बढ़ेगा, दोनों मिलकर NaCl बनाएगा। और इंटेस्टिन का लूमेन में अगर NaCl बढ़ गया तो वो वाटर को ड्रैग करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से वाटरी डायरिया होगा, मतलब एक्सेसिव फ्लूइड लॉस होगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? हाइपोवॉल्यूमिया, मतलब शॉक में जा सकता है पेशेंट, और बाइकार्बोनेट भी लॉस होगा तो एसिडोसिस हो सकता है। तो ये आप देख सकते हैं, सिंपल सा एक डायग्राम है। पहले देखिए कोलेरा टॉक्सिन आया, A सब यूनिट B सब यूनिट, B आके बाइंड किया और A को अंदर दे दिया। A ने जाके G प्रोटीन को एक्टिवेट करा, जहाँ से साइक्लिक एमपी का लेवल बढ़ा थ्रू एडिनाइलेट साइक्लेस एंजाइम, ठीक है। अब प्रोटीन काइनेस पाथवे से क्लोराइड चैनल को एक्टिवेट करते तो क्लोराइड बाहर चला गया और सोडियम को एब्जॉर्ब नहीं होने दिया, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड बाहर ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से वाटर बाहर चला गया। सिंपल सा है, ठीक है। अब कुछ अदर विरुलेंस फैक्टर्स भी है, जैसे जोना ऑक्लूडेंस टॉक्सिन। ये क्या करता है? जो सेल्स में टाइट जंक्शन होता है उनको इनहिबिट कर देता है, तो सेल टू सेल ट्रांसमिशन हो सकता है। और एक्सेसरी कोलोनाइजिंग फैक्टर, ये कोलोनाइजेशन में हेल्प करता है। और लाइपोपॉलीसैकेराइड मतलब एंडोटॉक्सिन भी होता है, जिसका कोई मेजर रोल तो नहीं है पैथोजेनेसिस में, बस ये होता है विरुलेंस फैक्टर्स, ठीक है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, तो कोलेरा इन्फेक्टेड पेशेंट्स में 3 टाइप का हो सकता है। एक तो एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन, मतलब कोई सिम्टम्स नहीं होगा, बस इन्फेक्शन रहेगा, तो 75 केसेस में ये एसिम्टोमेटिक रह जाता है। 20% केसेस में माइल्ड डायरिया कॉज करता है, 5% केसेस में सीवियर डायरिया होता है, ठीक है। ये लाइफ थ्रेटनिंग है, जिसे हम बोलते हैं कोलेरा ग्रेविस। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 24 से 48 आवर्स। उसके बाद क्या होगा? वाटरी डायरिया होगा, मतलब फ्लूइड लॉस होगा। अगर फ्लूइड लॉस 5% से कम हुआ तो सिर्फ थ्रस्ट इंक्रीज होगा। अगर 5 to 10% हुआ तो ये सिम्टम्स दिख सकते हैं, पॉस्चरल हाइपोटेंशन, वीकनेस, टैकीकार्डिया, ठीक है। अगर 10% से ज़्यादा फ्लूइड लॉस हुआ, दिस इज़ वेरी डेंजरस, इसमें रीनल फेलियर हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस होगा। उसकी वजह से क्या होगा? ओलिगोयूरिया होगा, एब्सेंट पल्स, संकर आइस, ये सब हो सकता है, ठीक है। ये थोड़ा डेंजरस है। और इसमें जो स्टूल आएगा उससे हम बोलेंगे राइस वाटर स्टूल। क्यों? क्योंकि ये नॉन बिलियस है, क्लाउडी है थोड़ा सा, और म्यूकस है, इसमें कोई ब्लड या पस प्रेजेंट नहीं है, तो दिस लुक्स लाइक राइस वाटर, ठीक है। ये बहुत ही गंदा फिशी स्मेल करेगा, ठीक है। ये हो गया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब लैब डायग्नोसिस, पहले सैंपल में क्या लेंगे? प्लास्टिक कलेक्टेड वाटरी स्टूल, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे उसको। तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए लैब तक हमें चाहिए ट्रांसपोर्ट मीडिया कौन कौन है? एक VR मीडियम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेंकटरमन रामाकृष्णन मीडियम। उसके बाद ऑटोक्लेव सी वाटर, एल्कलाइन बाइल सॉल्ट मीडियम और कैरी प्लेयर मीडियम। ग्राम स्टेन करेंगे, उसके बाद ग्राम स्टेन में क्या दिखेगा? कोमा शेपर्ड, ग्राम नेगेटिव, बेसिलाई। मोटिलिटी टेस्ट में डार्टिंग और शूटिंग स्टार मोटिलिटी दिखेगा, ठीक है। फिर कल्चर करेंगे। कल्चर में ये जो ऑर्गेनिज्म है स्ट्रांगली एरोबिक है, अगर एनोरोबिक कंडीशन दिया तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, नॉन फास्टिडियस है, इसीलिए जो ऑर्डिनरी मीडिया जैसे न्यूट्रिएंट अगार है उसमें अच्छे से ग्रो करेगा, ठीक है। उसके बाद हम कर सकते हैं अलग से कल्चर, ताकि जो गट कमेंसल्स है वो इनिबिट हो जाए, जिसकी वजह से हम यूज़ करेंगे एनरिचमेंट ब्रॉथ, जैसे अल्कलाइन पेप्टोन वाटर
और मॉन्सोर स्टोरोकोलेट टेरोडाइट पेप्टोन वाटर, ठीक है। और सिलेक्टिव मीडिया भी यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्टिव मीडिया में सबसे इंपॉर्टेंट है TCBS अगर। इसमें जो विब्रियो कोलेरा है वो सुक्रोज फर्मेंटर है। TCBS में जो S है उसका मतलब सुक्रोज, ठीक है। तो सुक्रोज फर्मेंटर्स है जिसकी वजह से TCBS अगार में ये लार्ज येलो कॉलोनीज प्रोड्यूस करेगा। आप देख सकते हैं ये है TCBS अगार का पिक्चर। तो सुक्रोज को फर्मेंट कर दिया तो येलो कॉलोनीज हमें दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद एक और मीडियम है GTTA, ठीक है। इसमें हमें ट्रांसलूशन कॉलोनीज दिखेगा विथ ग्रेइश ब्लैक सेंटर एंड टर्बिड हैलो, ठीक है। उसके बाद एल्कलाइन बायोसॉल्ट अगार भी है और मैकोंकी अगार। मैकोंकी अगार में क्या दिखेगा, ट्रांसलूशन कॉलोनीज, मतलब ये लैक्टोज को फर्मेंट नहीं कर सकता, बट अगर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए इंक्यूबेट कर दे तो फिर पिंक कलर कॉलोनी शो करेगा, क्योंकि ये लैक्टोज को फर्मेंट तो करता है बट बहुत लेट। तो ये एक लेट लैक्टोज फर्मेंटर है, ठीक है। तो कल्चर हो गया। अब बायोकेमिकल टेस्ट में कैटलेस और ऑक्सीडेज पॉजिटिव, इंडोल पॉजिटिव, सिट्रेट में बी पॉजिटिव में बी नेगेटिव, UDH नेगेटिव, और TSI में एसिड बाई एसिड, H2S एब्सेंट, गैस एब्सेंट। अब एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है स्ट्रिंग टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, जो हम विब्रियो लेते हैं उसको एक स्लाइड में डालते हैं और उसमें एक ड्रॉप 0.5% सोडियम डिऑक्सीकोलेट डालते हैं, ठीक है। फिर उस सस्पेंशन को हम नोटिस करेंगे तो पहले तो वो टर्बिड रहेगा, बट टर्बिडिटी लूज़ कर देगा आफ्टर डूइंग दिस, और टर्बिडिटी लूज़ करके वो म्यूकॉइड बन जाएगा। इसीलिए हम जब एक इनोकुलेशन लूप से उसे लिफ्ट करेंगे तो ऐसा आप देख सकते हैं स्ट्रिंग की तरह बनेगा। तो विब्रियो जो है ये स्ट्रिंग टेस्ट पॉजिटिव देता है, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया हमारा बायोकेमिकल टेस्ट भी हो गया। अब बायोटाइपिंग ही कर सकते हैं अगर हमें जानना है कि ये क्लासिकल है या फिर E1 टॉर वेरिएंट है। क्लासिकल क्या होगा, पॉलीमिक्सिन B और बैक्टीरियोफाज के लिए ससेप्टेबल होगा और ये रेजिस्टेंट होगा, ठीक है। उसके बाद हम सेरो ग्रुप भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन O एंटीजन। अगर विब्रियो में O1 एंटीसेरा डालने के बाद एग्लूटिनेशन हो गया, मतलब हम समझ जाएंगे कि ये O1 है। अगर नहीं हुआ तो फिर O139 डालेंगे, उसके बाद हो जाएगा तो 139 है। ऐसे हम एंटीसेरा डाल के देख सकते हैं, जहाँ पे एग्लूटिनेशन होगा मतलब वही वाला विब्रियो है, ठीक है। ऐसे सेरोटाइपिंग भी कर सकते हैं, मतलब O1 है, हमें पता है O1 में कौन सा है, ओगावा, इनाबा या हिकोजिमा। ये कैसे पता चलेगा, अगर ओगावा एंटीसेरा के साथ एग्लूटिनेशन हुआ तो फिर ओगावा है, इनाबा के साथ हुआ तो इनाबा है, और अगर दोनों के साथ हुआ तो फिर हिकोजिमा है, ठीक है। अब एंटीजन डिटेक्शन के लिए हम करते हैं कोलेरा, डिप्स्टिक एसिड और मॉलिक्यूलर में PCR। इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट है फ्लूइड रिप्लेसमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर माइल्ड टू मॉडरेट डायरिया है तो फिर ORS देंगे, अगर सीवियर डायरिया है तो फिर IV फ्लूइड जैसे रिंगर लैक्टोज सोल्यूशन या फिर नॉर्मल सेलाइन भी दे सकते हैं, ये थोड़ा बेटर रहता है। और एंटीबायोटिक्स का कोई मेजर रोल नहीं है। अगर सीवियर केसेस ऑफ इन्फेक्शन है तो फिर मैक्रोलाइट्स जैसे एजिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं, पहली बात सेफ वाटर, फिर सैनिटरी डिस्पोजल ऑफ फिशेस, फिर नोटिफिकेशन, मतलब अगर कहीं कोलेरा दिखा तो उसे नोटिफाई करना होता है, ठीक है, क्योंकि ये एक नोटिफाइबल डिजीज़ है। ताकि हम एक कोलेरा हुआ तो बहुत चांसेस है कि वो एपिडेमिक बन सकता है, तो नोटिफाई करना पड़ता है, तो नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रॉपर फूड सैनिटेशन, और एंड में आता है वैक्सीन्स। कोलेरा के लिए बहुत सारे वैक्सीन्स अवेलेबल हैं मार्केट में। जो पहले यूज़ होता था वो था इंजेक्टेबल किल्ड वैक्सीन, जो अभी यूज़ नहीं होता है। अभी जो यूज़ होता है वो है ओरल कोलेरा वैक्सीन और ओरल लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। जो ओरल कोलेरा वैक्सीन है ये भी 2 टाइप का होता है, किल्ड होलसेल वैक्सीन और होलसेल रिकम्बिनेंट B सब यूनिट वैक्सीन। इसमें तो होलसेल रहता है और इसमें जो टॉक्सिन का B सब यूनिट है उसके लिए वैक्सीन रहता है, ठीक है। अब कुछ एडिशनल पॉइंट्स विब्रियो के रिलेटेड, ये जो नॉन हेलोफिलिक विब्रियो हमने पढ़ा, मतलब विब्रियो कोलेरा अब तक पढ़ा। अब जो हेलोफिलिक विब्रियो जो 3 थे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब देख सकते हैं MCQ के लिए। जो पहली बात, विब्रियो पैराहिमोलाइटिकस ये कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म है कि सिर्फ और सिर्फ यही विब्रियो है जो कि लैक्टोज नॉन फर्मेंटेड है, मतलब TCBS अगर में ये ग्रीन दिखेगा, येलो नहीं दिखेगा। और ये कानागावा फिनोमेना शो करता है, मतलब एक आकार है जिसे हम बोलते हैं वागात्सुमा आकार। ये क्या है, हाई सॉल्ट बाई ब्लड आकार। जो ब्लड आकार है उसमें थोड़ा ज़्यादा सॉल्ट दिया जाता है क्योंकि ये हेलोफिलिक विब्रियो, मतलब इसको सॉल्ट चाहिए, ठीक है। तो अगर इस ब्लड आकार में हम इस विब्रियो को ऐड करेंगे तो हमें बीटा हिमोलिसिस दिखेगा, इसे हम बोलते हैं कानागावा फिनोमेना। उसके बाद विब्रियो वल्निफिकस, ये मोस्ट सीवियर इन्फेक्शन कॉज करता है अमंग ऑल विब्रियोस, ठीक है, सबसे डेंजरस विब्रियो है।
और ये एकमात्र एक ही वीब्रियो है जो कि लैक्टोज को भी फर्मेंट करता है, ठीक है। और वीब्रियो एल्जिनोलाइटिकस ये सबसे ज़्यादा सॉल्ट टॉलरेंट वीब्रियो है, मतलब अगर सॉल्ट को हम 10% भी कर दें तब भी ये ग्रो कर जाएगा, तो ये सबसे ज़्यादा सॉल्ट को टॉलरेट कर सकता है। ये कुछ पॉइंट्स है, आप MCQ के लिए देख सकते हैं। बस इतना ही था हमारा वीडियो, तो आप ये पढ़ सकते हैं। अगर नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में बोल दीजिएगा, मैं भेज दूँगा। और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।